डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज से आपकी जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और बच्चों, मेरा नाम गौरव है और इस बैच में आपको जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान मैं ही पढ़ाऊंगा। बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा और हीरो बनाकर छोड़ दूंगा, यानी शून्य से शिखर तक। ठीक है, शून्य से शिखर तक चीजों को सीखते जाएंगे। हो सकता है अभी आप क्लास कर रहे हैं, आपको कुछ भी ना आता हो, लेकिन धीरे 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 सीखते सीखते देखिएगा एग्जाम के पहले तक आप हो जाएंगे रेडी एग्जाम के लिए। सारी चीजें आने लगेंगी। किस तरीके से हमको जनरल साइंस में चीजों को पढ़ना है, समझना है, हमारा सिलेबस क्या है, लेक्चर्स कहां पे मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट कैसे सॉल्व करनी है, चैप्टर टेस्ट कैसे देना है, सारी बातें बताऊंगा। मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। जब पहली क्लास होती है तो बच्चों के मन में बड़े बड़े सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं लेकिन उनको बच्चे बड़े बना देते हैं, तो उनको मैं क्लियर करने आ गया हूं। हाँ, हेलो हेलो बेटा, रेडी है सभी? रक्षित, अच्छा कुछ कुछ बच्चे अपने पुराने वाले हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। आरुष, सुमन, चलिए सभी बच्चे रेडी हो जाइए। और आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए मैं बताऊंगा, है ना। केवल और केवल फोकस इस पे नहीं होना चाहिए, सर जी हमारा नाम ले लीजिए। फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर, समझने पर। मैं सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझाऊंगा, सुनिएगा और समझते हुए चलिएगा, है ना। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए एक बार बोल दीजिए, सर जी हम रेडी हैं, जनरल साइंस स्टार्ट कीजिए, बस समझाइए हमको सब कुछ। हम बिल्कुल नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी के लिए रेडी हैं। गुड नाइट नहीं बेटा, गुड इवनिंग, है ना। जब हम जाएंगे तब गुड नाइट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम जनरल साइंस स्टार्ट करें तो जनरल साइंस में हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल का उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, फसल सुना होगा आपने, किसान वर्ड सुना होगा, यानी क्रॉप, फार्मर, फार्मिंग सुना होगा ना, फूड, बैलेंस डाइट, बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि ये धान सुना होगा, ठीक है, गेहूं सुना होगा, वीट, पैडी, ये सब सुना होगा ना। ये सब का उत्पादन कैसे होता है? आपने देखा होगा खेत होते होंगे बड़े बड़े, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर का प्रोसेस होता है। किस तरीके से फसल का उत्पादन होता है, क्या प्रोसेस है, कब हमको पहले पानी डालना होता है, बीज कब बोना होता है, ठीक है, उसमें कब खाद मिलाना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी। उन चीजों को मैं क्लियर करूंगा, यहां पे क्लियर करने आ गया हूं। हाँ, कुछ लिखना है क्या? बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बस इंतजार कीजिए। नोटबुक कितनी बनानी, ये सब सवाल बच्चों के बेसिक से होते हैं। हाँ बच्चों, मेरा नाम गौरव है ना, गौरव, ठीक। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है, हाँ बेटा फर्स्ट चैप्टर है, साइंस की पहली क्लास ही आपकी। चलिए अब आपके लिए बेसिक बातें जो आपको यहां क्लास स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक पता होने चाहिए। समझिए, आपकी क्लास की टाइमिंग है 8 to 9 PM, ठीक है। जैसे ही क्लास होगी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ये याद रखिए, मैं सारी बातें बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कहां मिलेगी? जो आपका बैच है उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैथ्स का फोल्डर बना हुआ उसी तरीके से जनरल साइंस का भी फोल्डर बना होगा। अब जैसे ही जनरल साइंस के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एक सेक्शन होगा लेक्चर का, ठीक है, एक सेक्शन आपको मिल जाएगा लेक्चर्स का। फिर आपको सेक्शन मिल जाएगा प्रैक्टिस सीट्स का। ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात, ठीक है, प्रैक्टिस सीट्स का। फिर एक सेक्शन मिल जाएगा चैप्टर टेस्ट का, ठीक है। तो जो भी क्लास हो रही है, ठीक है, जो भी क्लास होगी कंप्लीट, 1 घंटे के अंदर आपको लेक्चर्स वाले फोल्डर में चैप्टर का नाम लिखा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और बाकी वो तो मिल जाएगा, मैं फोल्डर में जो यहां से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम उसको अपलोड करेंगे। साथ ही लाइव क्लासेस में तो जो क्लास होगी उसके आधे घंटे में वो रिकॉर्डिंग आ ही जाती है, ठीक है। ये हो गई लेक्चर की बात। और साथ में जो मैं समझाता चलूं ध्यान से समझिएगा। और ये नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। क्योंकि इससे क्या फायदा है, हम चाहे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या बच्चे मेहनत नहीं करते। और सबसे जरूरी आप सभी को मेहनत करना, है ना। एक नोटबुक बनाइए, चलिए नोटबुक की बात हो जाए तो नोटबुक, है ना, एक कॉपी आपको बनानी है 300 पेज की, मोटी सी एक कॉपी बना लीजिए, 300 पेज की कॉपी। तो जो मैं पढ़ाऊं पहले समझिए, ठीक है। बेसिक बेसिक अगर नोट करते बन रहा है नोट कीजिए, बाकी आपके पास रिकॉर्डिंग होगी उस चीज को देखिए और अच्छे से अपना नोट्स बनाइए। क्योंकि सारी चीजें आपको एक बार में हाथ में दे दी जाए पीडीएफ फॉर्म में तो बच्चे पढ़ते नहीं है, उससे रिजल्ट नहीं आता, हमने देखा है पहले करके, है ना। इसीलिए आपको नोट्स यहाँ पे खुद बनाने हैं, अपने नोट्स होने चाहिए ताकि लास्ट में रिविजन कर सके। अच्छा, ओल्ड स्टूडेंट बहुत सारे हैं, चलिए हाँ बना भी लिया, बहुत बढ़िया। तो 300 पेज की एक कॉपी बना लीजिएगा। बाकी जैसे ही लेक्चर होंगे
अपलोड करते जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे प्रैक्टिस सीट। प्रैक्टिस सीट आपको कब दी जाएगी बेटा? सैटरडे को हम प्रैक्टिस सीट दे देंगे। ठीक है, अगर उस वीक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो। और फिर ये क्या हो गया? प्रैक्टिस सीट हम सैटरडे देंगे। अब उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस सीट आप सॉल्व कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसका हम टेस्ट लेंगे। कब? संडे को। अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उसका टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट कैसे देना है वो तो बता दिया जाएगा, सिंपल सा बेसिक सा प्रोसेस, तो उसको लेकर निश्चिंत रहें। और आपका फोकस होना चाहिए पढ़ने पर, समझने पर। ये नहीं कि सर नाम लीजिए, आप सब बड़े हो गए ना, क्लास 6 वाले बच्चे रहते हैं, उनको नाम थोड़ा सुनना रहता है कि सर हमारा नाम ले लीजिए, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आपको बिल्कुल फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, है ना। चलिए, तो ये बातें हो गई। और क्या जानना है अगर आपको क्लास से रिलेटेड? हाँ, एक चीज याद रखिए कि आप सभी को साइंस अभी क्लास 9th नवोदय विद्यालय नहीं तो एनसीईआरटी अगर आपके पास है, एनसीईआरटी साइंस विज्ञान, विज्ञान की, तो सबसे अच्छी बात है। इसके पीडीएफ नहीं बेटा, एक एक पुस्तक मंगा लीजिएगा आप सभी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको, है ना। एक क्या कीजिएगा, क्लास 8th की, क्लास 8th की एनसीईआरटी की, साइंस की एनसीईआरटी, है ना, बुक मंगा लीजिएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक मंगा लीजिएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की बुक मंगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये जरूरी है, ये रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बाकी तो मैं पढ़ाते चल रहा हूं सब कुछ, लेकिन वो रहे एडिशनल तो मजा आ जाएगा फिर तो। ये हो गया, ठीक है ना। अब बस इतनी बात है। अगर किसी और आज बेसिक जानकारी और कोई चाहिए बताइए। स्टेट वाली नहीं बेटा, एनसीईआरटी रहे तो बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, आपके पास है, बहुत बढ़िया। बताइए, आपको बेसिक क्लास से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? बाकी क्लास तो हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। रेडी है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, बाकी कॉपी वगैरह जो बेसिक इंफॉर्मेशन यही है जो आपको जाननी थी। हाँ, लैंग्वेज की क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी बताया जाएगा आयुष, घबराइए मत। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सिलेबस क्या है? अब जो कॉपी आपने बनाई होगी, हो सकता है आज कॉपी नहीं बनाई हो, कल कॉपी बनाएंगे, तो सिलेबस लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसका सिलेबस पहले पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके साइंस के 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ अलग थोड़ी होता है, कुछ अलग नहीं, यहीं से आएंगे। सिलेबस निर्धारित है, यहीं से आएगा सब कुछ। क्वेश्चन बुक से आएंगे, एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं। इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सीट में दे दिए जाएंगे, इतने क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन बचेंगे ही नहीं। प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट, है ना। पहले भी क्लास 6 में सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय में इतने प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट में हमने क्वेश्चन दे दिए, सारे क्वेश्चन वहीं से आए। अब 9th वाले बच्चों की बारी है तो सारे क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, बुक कहां से बाई करना? ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा बेटा, है ना, ऑनलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए उसकी पीडीएफ अगर हम आपको दे दें तो पीडीएफ से क्या होता है, बच्चे सही से पढ़ते नहीं है। तो आपके पास एक उसकी पुस्तक रहे ना, तो उस पर टिक वगैरह लगा के पेंसिल से उससे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। बाकी पढ़ा तो मैं सब रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहां पे सिलेबस। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पहला चैप्टर आपका, ठीक है। देखिए ये है, ये चैप्टर आज पढ़ेंगे हम। ये चैप्टर आपका सिलेबस देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फो, मतलब कि मित्र और शत्रु, ठीक है। सूक्ष्म जीव, क्या है ये? सूक्ष्म जीव। इसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम, कंबस्टन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या है, सिलेबस है जो हमको पढ़ना है जनरल साइंस के अंतर्गत। कंप्लीट कब होगा बेटा? अभी तो स्टार्ट हुआ है, पढ़िए, अभी तो आपके पास समय है। आपका एग्जाम जनरली कब होता है? फरवरी में होगा, अभी बहुत समय है। मैथ्स पढ़ना है हमको, साइंस अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि साइंस 35 क्वेश्चन, मैथ्स 35 क्वेश्चन, फिर बाकी लैंग्वेज में 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हमको फोकस करना, समय देना है, तब तो पूरे नंबर आएंगे ना। रेडी रहिएगा, पूरे नंबर आने वाले हैं। कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन हमारे बच्चे रेडी हैं, पढ़ने के लिए रेडी हैं, अच्छे से समझने के लिए रेडी हैं, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ठीक है। आदित्य एक बार आप क्लोज करके वापस से स्टार्ट कीजिए, ठीक। इसके बाद फोर्स एंड प्रेशर हो गया आपका ये। इसके बाद यहां पे और क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबस्शन फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल हो गया। इसके बाद रीचिंग इज द एड ऑफ जोलोसेंस हो गया, फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अभी क्या क्या होते हैं टॉपिक, क्या टर्म्स हैं, विद्युत धारा क्या है,
ठीक है, प्लांट्स क्या है, एनिमल क्या है, मन में सवाल होंगे, सब कुछ क्लियर कर जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, यही सिलेबस ही, इसीलिए तो मैंने बोला एनसीईआरटी की बुक रखी है, बहुत ज्यादा फायदा, यही तो सिलेबस ही है बेटा, यही सिलेबस ही है। अब इसके बाद देखिए सोलर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, सौर मंडल के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखिए फ्रिक्शन चैप्टर है, साउंड के बारे में जानेंगे, पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, नेचुरल फिनोमेना जानेंगे, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, है ना, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, ये सब चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद फिर देखिए लाइट, प्रकाश के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु को कैसे पहचानेंगे कोई चीज धातु है, ठीक है, मेटल है, उसमें चमक होगी, है ना, उसको आप पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में बदल सकते हैं, उसमें कठोर होगी, ठीक है, एक पतले तार के रूप में हम उसको खींच सकते हैं। ये सब चीजें अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे। इसका देखिए प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेशे ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस आप सभी नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख के भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हमारा चैप्टर है क्या, चैप्टर का नाम बताइए क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल क्या है, फसल को समझने से पहले हम समझते हैं किसान। आपने सुना होगा किसान वर्ड, फार्मर, है ना, आपके आसपास होंगे किसान, कभी आप गांव वगैरह घूमने जाते हो अपने दादा दादी नाना नानी के घर, तो वहां बड़े बड़े देखिए होगा खेत होते होंगे, उसमें फसलों का उत्पादन होता होगा। बहुत ऐसा नहीं कि एक दो फसल है, बहुत सारी फसलें होंगी, मतलब समझिए इतनी जमीन दिख रही है, बहुत सारी फसलें उगी होंगी। हो सकता है आप सभी का भी खेत होगा, उसमें भी फसलों का उत्पादन होता होगा, धान का, गेहूं का। किसने किसने देखा है, जल्दी बताइए, किसने किसने देखा है अपने गांव में, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गांव वाले ही हैं, गांव में ही रहते हैं, देखा होगा आसपास खेत है ना। अब वो हम उसी को समझने वाले हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम फसल का उत्पादन करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। क्योंकि जीवन की आवश्यकता क्या है बेटा, जीवन की आवश्यकता क्या है, जीवन जीना है तो जीवन जीने के लिए हमको भोजन करना होगा। भोजन मिलेगा कहां, जब हम जो फसल का उत्पादन करेंगे तभी तो हमको भोजन मिलेगा ना। समझ में आ रहा है, जैसे आपको पसंद है बर्गर, पिज्जा पसंद है, तो आखिर ये बताइए जो उसकी लेयर बनी होती है, ठीक है, वो सभी बन किससे रही है, यही जो वीट है उसे, ठीक है, यही सब जो फसल उत्पादन कर रहे हैं फिर उसको प्रोसेस करके तो बनाया जा रहा है ना। समझ में आ रहा है ना, यही याद रखिएगा। अच्छा सर हम भी फार्मिंग करते हैं, हाँ क्रॉप वगैरह बताऊंगा, देव शरण की क्रॉप कितने प्रकार की होती है, वेदर मौसम के अनुसार उसको कैसे हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए फार्मर आपने सुना होगा, ठीक है, यानी किसान। किसान हम किसे कहेंगे, जो फसल का उत्पादन करता हो, फसल का उत्पादन करता है, किसान वर्ड सुना है ना, किसान, किसी के पेरेंट्स हो सकता है किसान होंगे। और बहुत सारे आपने इक्विपमेंट सुने होंगे, जो औजार सुने होंगे जो खेती में काम आते हैं, जैसे हल के बारे में सुना होगा, हल है, प्लाव है ना, हसिया सुना होगा, कुदाल सुना होगा आपने, ये सब वर्ड सुने होंगे, ये सब वर्ड सुन तो लिए, लेकिन इसका यूज कैसे होगा, क्या इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे बेसिक समझिए आप, आपके जीवन की आवश्यकता क्या है, जीवन जीना है तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है, जीवन जीने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होगी। तो ये भोजन आपको मिलेगा कैसे, भोजन कैसे मिलेगा, तो भोजन के लिए हमको फसलों का उत्पादन करना होगा। और हमारे भोजन में बैलेंस होने चाहिए, सारी चीजों के बैलेंस डाइट होना चाहिए, संतुलित आहार, मतलब उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, उसमें फैट भी होना चाहिए, और फिर उसमें और क्या होना चाहिए, विटामिन हमको मिलने चाहिए, ठीक है, उसमें हमको मिनरल्स भी मिलने चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, तब तो बैलेंस डाइट होगा ना। ऐसा नहीं कि हमको केवल केवल कार्ब्स ही खाए जा रहे हैं। अब जो ये हम वर्ड यूज करते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सभी हमको मिल कहां से रही, यही तो फसल का जो उत्पादन हो रहा है। जैसे गेहूं की फसल, वही तो गेहूं से हमने आटा, फिर उससे रोटी बन गई, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। धान हुआ पैडी, ठीक है, धान से फिर हमको चावल मिल गया, अब चावल हमने बना लिए, चावल हम खा रहे हैं, उससे हमको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है, इस तरीके से सब्जियां, ठीक है, हम सब्जियां उगा रहे हैं, तो सब्जियों में देखिए फाइबर होते हैं, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। जैसे हमने और कोई, जैसे जो तेल वाली जो फसलें होती हैं, जैसे तिल, सरसों, ये सब उगाए, इससे हमको क्या है, ऑयल, मतलब जो फैट मिल जाता है, ये भी फसल ही है, इसको भी हम क्या करें, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये भी क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आ रहा है।
इससे हमको क्या मिल जा रहा, फैट मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा, बस यही चीजें हैं। हमारे जीवन की आवश्यकता है भोजन, भोजन हमको मिलेगा कहां से, फसल उत्पादन से। समझ में आ रहा है। जैसे हम जो है सजीव हैं, लिविंग्स है। हाँ, ये सब बताऊंगा बेटा, आगे पढ़ाऊंगा, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब आगे, बस आपको अभी मैं बेसिक यहां पे समझाना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या है, लिविंग्स हैं। नॉन लिविंग, जैसे बताइए आप सभी लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग, जरा बताइए, थोड़ा कमेंट में बताइए, चैट में सभी बच्चे बताइए आप सभी। हाँ मैं बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, घबराइए मत। अच्छा आप सभी ये मुझे बताइए, जो आप सभी हैं वो लिविंग्स हैं, लिविंग बिंग है या फिर नॉन लिविंग, सजीव है या निर्जीव है, लिविंग है। अच्छा, अच्छा बहुत बढ़िया, लिविंग है, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम देखते हैं लिविंग्स, यहां पे देख लेते हैं नॉन लिविंग। अच्छा आपको यह कैसे पता चला कि आप लिविंग्स हैं, मतलब आप सजीव हैं, आप सजीव हैं, आपको कैसे पता चला, किस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप सजीव हैं और कुछ चीजें निर्जीव हैं, क्या क्या चीजें सजीव होती है, क्या क्या निर्जीव होती है, कैसे जानेंगे आप, बताइए जरा। अच्छा आयुष राज, आप नॉन लिविंग कैसे हुए। हाँ, जो टूल हम यूज करते हैं उनको, हाँ बिल्कुल बताऊंगा मैं, जो टूल हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, कुदाल, हल, आजकल तो मशीनें भी आने लग गई हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सजीव और निर्जीव को, देखिए इसमें जीवन होता है बेटा, जो लिविंग विंग्स हैं, जो सजीव हैं, उनमें जीवन होता है, उसमें ग्रोथ है। इसमें क्या है, ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। ये भोजन करते हैं, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, मतलब समझिए, बस यही आपको यही बेसिक बातें बताइए। सजीव मतलब देखिए शरीर का ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप क्लास 9 में छोटे हैं, फिर देखिए आपकी हाइट बढ़ेगी, बड़े होंगे, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, ग्रोथ है आपके शरीर में। आप भोजन कर रहे हैं, है ना, एनर्जी के लिए, शरीर के ग्रोथ के लिए, आपके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे श्वसन, सांस लेना, ठीक है, रिप्रोडक्शन, आपके अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं सब चीजें। हाँ, प्रोटीन संश्लेषण, तो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस। तो ये क्या है, आप लिविंग बींग्स है। तो जैसे पौधे, पौधे बताइए, पौधे लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स, कौन बताएगा। हाँ बिल्कुल, आप सांस ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपके अंदर श्वसन है, रेस्पिरेशन, बहुत बढ़िया, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करें लिविंग्स यानी सजीव के एग्जांपल्स, मुझे एग्जांपल्स बताइए, जैसे आप सभी, है नहीं, आप सभी क्या है, सजीव है, ठीक है, जैसे कि मनुष्य, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सजीव हैं, जिसमें जीवन है, ग्रोथ है, भोजन करते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं लिविंग्स, ठीक है। इनका एक जीवन का चक्र होता है बेटा, है ना, कि इतने समय इनका जन्म होगा, ठीक है, ठीक है, जन्म होगा, इतने फिक्स रहता है टाइम। लेकिन जो नॉन लिविंग रहता है उनका ऐसा नहीं रहता। अब देखिए इसमें, अब इसमें हम देखें, इसमें अंतर क्या है, ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, जो निर्जीव होते हैं नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती, भोजन करते हैं नहीं, भोजन करते हैं नहीं करते, बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल्स मुझे बताइए, जैसे कुर्सी, ठीक है, जैसे चेयर, टेबल, कार, ये सभी चीजें किसके एग्जांपल है, नॉन लिविंग। इसमें कहां से बेटा जीवन होता है, इसमें कहां ग्रोथ होता है, बताइए। टेबल को रख दे, टेबल 5 साल हो जाए तो 5 साल में टेबल बड़ी हो जाएगी क्या, नहीं होगी। टेबल भोजन करता है क्या, नहीं करता। कार भोजन कर रही है, नहीं। चेयर, नहीं। समझिए, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं क्या, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ तो हो नहीं रहा है इसमें, नहीं हो रहा ना। ये क्या है, नॉन लिविंग बेटा, क्या है ये सभी, नॉन लिविंग। तो समझ में आ गया,
हमने क्या समझा, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है हमने यहां पे देख लिया। ठीक, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जी मुझे ये बता दीजिए कि ये भोजन तो कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस में जो मनुष्य हैं वो भी भोजन कर रहे हैं, एनिमल्स भी भोजन कर रहे हैं, प्लांट्स भोजन कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स को भोजन मिल कहां से रहा है, मन में सवाल तो होगा, बिल्कुल मन में सवाल होना बिल्कुल लाजमी भी है कि भोजन मिल रहा कहां से रहा है। जैसे कि समझिएगा, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं, इन ये जो अपने भोजन के लिए, आप अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, ये मत बोलिएगा कि अपने पापा पे अपने मम्मी पे डिपेंडेंट है, मम्मी और पापा खाना बना के दे देते हैं हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं। हम बात करें एक जनरल टर्म, मतलब कि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, मतलब मनुष्य की और एनिमल्स की, अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम हम इंसान की बात करें तो जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। उसी प्रकार जो ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए और प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ना। जैसे आपने सुना होगा कुछ जो होते हैं, ठीक है, कुछ मनुष्य हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ दोनों होते हैं, वेज नॉन वेज और वेज। तो कुल मिला के हम अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट, मतलब हम दूसरे पे डिपेंड हैं, अपना भोजन हम खुद नहीं बना रहे हैं कि ऐसे खड़े हो गए, जाए धूप में खड़े हो गए और जादू से हमको सूर्य का प्रकाश मिल गया, सनलाइट मिल गई और हमको मिल गई एनर्जी, अब हम रेडी हैं पढ़ने के लिए। ऐसा होता है क्या कभी, बताइए। सुबह उठेंगे, बिल्कुल नाश्ता चाहिए, है ना, फिर दोपहर में खाना चाहिए, इसका फिर शाम को स्नैक्स चाहिए, फिर रात को फिर डिनर चाहिए। तो आपको भोजन मिल कहां से रहा है, खाते हैं सब्जियां, खाते हैं सब्जियां, मतलब प्लांट्स ही तो है, समझ में आ रहा है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। क्या कहते हैं उसे, हेट्रोट्रॉपिक। यानी कि परपोषी, परपोषी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण, समझ में आ गया क्या मैंने बोला। जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, परपोषी, दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स है, प्लांट्स को भोजन कहां से मिल रहा है, प्लांट्स जो है वो भी लिविंग्स है, जो मनुष्य हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी लिविंग्स है, लेकिन इनको ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद से बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब हम बात करेंगे प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी भी, ये भी अपना भोजन कैसे बना रहे, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं, ये अपना भोजन स्वयं से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना रहे हैं, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रहे हैं। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सब आएगा बेटा, बेसिक देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उस चैप्टर का टारगेट क्या है, कैसे हमको पढ़ना है, क्या चीजें हैं, सबसे जरूरी वही होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अपना भोजन खुद से बना रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये हो गए ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसे कहा जाता है हिंदी में, क्या कहा जाता है, स्वपोषी पोषण। देखिए हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि जो सिलेबस है वो तो आएगा ही, वो तो आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट दिमाग लगाने का क्वेश्चन दे दिया गया तो आप बिल्कुल रेडी रहेंगे, सब कुछ आपसे बन जाएगा। केवल ऐसा नहीं कि जितना लिखा हुआ वही पढ़ाएं, उससे ज्यादा पढ़ाया जाएगा, कम नहीं, कम कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से।
यानी कि प्रकाश संश्लेषण। चलिए, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं भोजन, जरा बताइए, किसी को पता है क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, जो 7th में है वो नेक्स्ट ईयर नहीं, उसके बाद वाले साल में एग्जाम देंगे। जो अभी 8th में है जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। बिल्कुल रेडी रहिए। चलिए, अब ऑटोट्रॉपिक है ना। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि स्वपोषी पोषण, अपने भोजन के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं, खुद पर डिपेंड है। स्वपोषी, हम अपना पोषण खुद करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण, तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। चलिए, अब खुद तो बना रहे हैं, लेकिन कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हमको समझना भी जरूरी है, पता है ना। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस। पौधे, देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल जाता है कहां? पौधों की पत्तियों में। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को पकड़ कर रखता है। सूर्य के प्रकाश को पकड़ कर रखता है कौन? क्लोरोफिल। तो जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में यानी लिप्स में ही भोजन बनता है। तो सिंपल सी बात क्या है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करके भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। सिंपल सा यही प्रोसेस है। देखिएगा, अभी आपको मैं समझा देता हूं। देखिए क्या है, इसका एक भी लिख लीजिए आप। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? भोजन। क्योंकि पौधों को भी तो भोजन चाहिए, सबको भोजन चाहिए। कुछ अपने खुद से बना रहे हैं भोजन और कुछ दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो भोजन बन जाएगा। भोजन मतलब C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। और प्लस क्या होता है? पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं और उसी ऑक्सीजन गैस को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहां पे हो गया, ऑक्सीजन गैस को कर देते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन गैस को जो पौधे होते हैं रिलीज करते हैं, उसको हम उपयोग करते हैं। ये हो गया प्रोसेस। इतना प्रोसेस हमने समझ लिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, अब तो आपने बेसिक क्या समझा, अब मुझे ये बताइए कि जीवन जीने के लिए चाहिए हमको भोजन। ठीक है, अब बताइए कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, अगर हम अपने देश की बात करें, दूसरे देश को जोड़ ले, इतने सारे लोग हैं, सभी को भोजन चाहिए। पूरी दुनिया में देखें तो इतने सारे लोग हैं, सबको भोजन चाहिए। तो फसल का उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर होगा कैसे? उसके लिए क्या है? प्रॉपर क्रॉप का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर क्या जरूरी है? प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रॉपर प्रॉपर क्रॉप क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए और प्रॉपर क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि किसी एक क्षेत्र में ही क्रॉप है, फसल है, किसी क्षेत्र में क्रॉप ही नहीं है, फसल ही नहीं है, तो वहां के लोग कैसे जिएंगे? समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो तो देखिए, फसलों का उत्पादन तो करेगा किसान, ठीक है। कुछ जो किसान होते हैं वो अपने केवल जीवन जीने के लिए, केवल अपने घर घर चल जाए, दो चार घर और चल जाए, उनके लिए खेती करते हैं थोड़ी सी, बस अपने घर में खाने के लिए। कुछ जो किसान होते हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जो फसल का उत्पादन करते हैं उसको बेचते हैं सरकार को, है ना, और फिर उसी फसल को सरकार लोगों को देती है सस्ते दामों में, ठीक है, लोग दुकानों से खरीदते हैं। मतलब इस तरीके से जीवन चलता रहता है, समझिए, है ना, कि फसलों का उत्पादन हो रहा है, कभी बारिश ज्यादा हो गई, कभी बारिश बिल्कुल हुई ना, कभी एकदम बैलेंस हुई कि जितनी फसलों के उत्पादन के लिए जरूरी है, सारी चीजें चलते रहती है। जीवन में जैसे उतार चढ़ाव लगा है, उसी तरीके से कभी फसल ज्यादा हो गई, कभी फसल कम हो गई, कभी जितनी फसल की जरूरत है उतनी हुई। ये प्रोसेस चलता ही रहता है ना। देखोगा फसलों को कभी सरकार द्वारा
ठीक है, दिया जाता है सस्ते दामों में, कभी दुकानों से आपने खरीद लिया चावल, गेहूं, है ना। तो ये चीजें चलते रहे, मक्का, ज्वार, बाजरा, सभी फसल ही तो है बेटा, ये सभी क्या है, फसल है। तो हमको इतने लोगों में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सभी को भोजन की आवश्यकता है, सभी को ऊर्जा चाहिए, तो उस फसल का उत्पादन, तो फसल का प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी होना जरूरी है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, अब समझिएगा, पहले के समय में क्या होता था बेटा, पहले के समय में क्या होता था जरा देखिए, बताइए पुराने समय में क्या होता था। लोग थे आदि मानव, लोग थे आदि मानव, आदि मानव वो घूमते थे, घुमंतु थे, यानी नोमैडिक थे। ठीक है, उनके जीवन का ऐसा कोई टारगेट नहीं था, बस उनको क्या है, खाना था और घूमना था, बस बस जिंदा रहे वो। ठीक है, तो इधर से उधर घूमते थे, पत्थर मिल गया तो पत्थर से ही जानवरों का शिकार करते थे, उसी को खा लेते थे, कच्चा ही पहले मांस खा जाते थे, या कुछ मिल गया उसको खा लेते थे, बस घूमते थे इधर से उधर और भोजन कर रहे हैं, बस जीवन निर्वाह कर रहे थे। फिर धीरे से उन्होंने सीखा कि आग, ये देखा कि पत्थर से पत्थर अगर टकरा जा रहा है तो फिर चिंगारी उत्पन्न हो रही है, या बिजली की कड़क से चिंगारी उत्पन्न हो रही, तो उन्होंने जाना कुछ होता है, कुछ चिंगारी, आग, कुछ जो अचानक से पत्थर टकरा रहे हैं तो कुछ चिंगारी उत्पन्न, कुछ तो है, आग जल रही है, तो उन्होंने सीख लिया। ठीक है, फिर क्या किए उन्होंने, जो एनिमल्स खाते थे उसको वो पकाने लग गए, पका कर खाने लगे। समझ में आ रहा है, पहले के समय में। अब उसके बाद उनके साथ शिकार करने के लिए, जब जानवरों को शिकार करने जाते, उनके साथ कुत्ते, पालतू जानवर होते थे स्टार्टिंग से ही, जो उनकी मदद करते थे शिकार करने में। समझ में आ रहा है ना। फिर धीरे धीरे उनको कृषि का आइडिया नहीं था, तो उन्होंने देखा कि देख रहे हम एक ही जगह पे एक ही प्रकार की फसल उग जा रही है। हमने पिछले साल भी, मतलब कि पहले भी देखा कि इस मौसम में, इस समय जब पानी गिर रहा है तो यहाँ पे यही फसल हो रही है, मतलब कि फसल उत्पादन हो रही है, पौधे लग रहे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया कृषि के बारे में, फिर वो फसलों को उत्पादन करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो धीरे धीरे चीजें डेवलप हो गई। और आज देखिए हम इस दौर पे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, है ना। मैं यहाँ पे हूं और आप सभी को पढ़ा रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा सर हमारे सामने है, देखिए कितनी चीजें बदल गई हैं, कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन लग रहा होगा सर हमारे सामने है। बताइए कैसा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना कि सर हमारे सामने, बस हमको यहां से, बस सर यहां से हमसे बिल्कुल हाथ मिलाने के लिए रेडी है ना। लग रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी से, है ना। राघवेंद्र, सुमन, देव, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो पुराने समय में क्या है कि मेन टारगेट था उनका, घुमंतु थे, नोमेडिक थे, बस इधर से उधर, उनका टारगेट नहीं था, कुछ फसल उत्पादन था। फिर धीरे धीरे चीजें बदली, फिर सीखे वो खेती के बारे में, पशुपालन करने लगे, फिर ये करने लगे पुराने समय में। समझ में आ गया, बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पे पुराने समय में खेती का क्या प्रोसेस था, क्या करते थे लोग जीवन यापन करने के लिए, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे फसल के बारे में। ठीक है, फसल होती क्या है, किसान के बारे में जान लिया। किसान किसे कहते हैं, फार्मर किसे कहते हैं, जो फसलों का उत्पादन करता है उसे हम किसान कहते हैं। किसान फसल उत्पादन के साथ साथ, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है, उसका मुख्य व्यवसाय वही होता है। ठीक है, कुछ लोग साइड में केवल, मतलब कि अपने जो भी जॉब वगैरह करे साइड बिजनेस के रूप में भी कर रहे हैं, या फिर अपने केवल घर चलने के लिए। किसान क्या है, जो फसलों का उत्पादन करता है, जो फसल का है ना। हाँ, महरीन, विजय, हाँ बिल्कुल, सभी बच्चों का नाम बिल्कुल लिया जा रहा है। जो खेती करता है, फसलों का उत्पादन करता है, उसे किसान कहते हैं। अब देखिए फसल किसे कहते हैं, अगर आपने एक पौधा उगा दिया तो उसे आप फसल कहेंगे, एक पौधा उगा दिया उसमें फसल कहेंगे। फसल आपने देखा होगा, खेत बड़े बड़े आपके भी खेत होंगे, तो उसमें एक ही प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जैसे गेहूं बो दिया गया, यानी कि वीट बो दिया गया, ठीक है, या फिर पैडी धान बो दिया गया जिससे हमको चावल मिलता है, तो उसको फसल कहते हैं। मतलब समझिए एक ही प्रकार के पौधे होते हैं जो मानव के लिए, मतलब आप इंसान के लिए, हम इंसान के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। समझ में आ रहा है, एक ही प्रकार के पौधे जो मानव के लिए, इंसानों के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, उसे बड़े पैमाने पर किसी एक भूभाग पे, क्षेत्र में बो देना, खेती करना,
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फसल कहते हैं। वही लिखा हुआ है, व्हेन द सेम टाइप ऑफ ह्यूमन यूजफुल प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, जैसे कि गेहूं की फसल, मक्के की फसल, धान की फसल बो दिया गया जिससे हमको चावल मिल रहा है, सोयाबीन की फसल, देखिए ना एक ही टाइप के जैसे बो दिया गया है ना, एक आपके पास जमीन है, खेत है, उसमें एक ही प्रकार के पौधे बो दिए गए, तो इसे हम कहते हैं फसल। और ये सब मानव के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ जो पौधे जो क्रॉप्स होती है फसल, उसका उपयोग हम केवल खाने के लिए करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, मतलब फसल का उत्पादन, कुछ ऐसी फसल हैं, क्रॉप्स हैं, जिनका उत्पादन हम किसके लिए करते हैं, बाजारों में बेचने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए। कुछ का उपयोग हम प्लांटेशन के रूप में करते हैं, कुछ बागवानी में सब्जी वगैरह फूल उगाने के लिए, मतलब अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका उपयोग खाने में नहीं होता, जैसे रबड़ का उत्पादन, जूट का उत्पादन, कपास का उत्पादन, अलग अलग उद्योग में उसका यूज करते हैं, है ना। तो बस वही बात है बेटा, यही हमको समझना है। ठीक है, और देखिए अब आप क्रॉप्स की बात करेंगे, तो क्रॉप्स से मतलब ऐसा नहीं कि क्रॉप्स के अंतर्गत केवल आपके सब्जियां ही आ रही है, तो क्रॉप्स के अंतर्गत देखिए सीरियल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए अन्न, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ठीक है, फ्रूट्स यानी फल, ये सभी फसल के अंतर्गत, क्रॉप्स के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे कि आपने अंगूर की खेती कर ली, ठीक है, आपने सेब की खेती कर ली, आपने अनार की खेती कर ली, वो भी आपके क्रॉप यानी फसल के अंतर्गत ही आएगा। सब्जियां उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, प्याज उगा रहे हैं, ठीक है, पालक उगा रहे हैं, बैंगन उगा रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये भी क्रॉप्स के अंतर्गत आएंगे। तो क्रॉप्स देखिए सीरीज, अन्न जैसे मक्का, ठीक है, धान, इसके बाद आपके गेहूं, समझ में आ रहा है, दाल, तो ये सभी क्या है, अन्न इसके अंतर्गत आएंगी। तो ये सभी क्या है, अपने क्रॉप्स है। तो ये हमने जान लिया। चलिए अब देखिए जो फसल होती है, हमने देखा है कि हमारे देश में, ठीक है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। जैसे आप यहां देखेंगे, मौसम में विविधता है, टेम्परेचर में अंतर है, क्षेत्र अलग है, भाषा बोली में तो अंतर है, अलग अलग, है ना। देखा होगा आपने, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, फिर मिडिल में, फिर नॉर्थ ईस्ट में, सब में लैंग्वेज में अंतर है, बोली में अंतर है, वहां के कल्चर में अंतर है, तो टेम्परेचर में भी अंतर है, रहन सहन में भी अंतर है, वहां खाने के प्रकार में भी अंतर है। तो सारी विविधताओं के बावजूद हमने जो फसलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है मौसम के आधार पर, ठीक है, दो मुख्य रूप से दो, और एक और होती है तीसरी जायद। मुख्य रूप से दो, एक खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ फसल, और एक रबी फसल, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल, ठीक है, और एक जायद। मैं बताऊंगा अभी कि ये सभी क्रॉप्स होती क्या है। हाँ बिल्कुल बेटा, अल्हान वो भी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फ्लावर्स। अब वो भी, उसको भी हम बागवानी के रूप में करते हैं ना, हॉर्टिकल्चर में हम उसका यूज करते हैं, बिल्कुल बड़े पैमाने पर फ्लावर्स का भी प्रोडक्शन करते हैं हम। उसको फिर लोग अपने घर में ले जाते हैं, सजाने के लिए लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, है ना। हाँ अभी बताऊंगा, खरीफ और रबी मुख्य रूप से दो, और इसके बाद जायद फसल के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए वाटरमेलन है, ठीक है, तरबूज है, फिर यहाँ पे देखिए गेहूं है, और फिर यहाँ पे धान है यानी पैडी है, वीट है, वाटरमेलन है, ये सभी क्या है, क्रॉप्स है। अब ये क्रॉप्स अलग अलग होंगी, ठीक है, कोई हो सकती है रबी क्रॉप्स हो, कोई हो सकती है जायद क्रॉप्स हो, कोई हो सकती है खरीफ की क्रॉप हो। तो आप इसको डिसाइड कैसे करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस पे डिपेंड करेगा, कौन से मौसम में कौन सी फसल क्रॉप को उगाया जाता है। होगा मन में सवाल, होगा सवाल, कुछ नहीं, सवाल तो है ही, सवाल के साथ साथ मिलेंगे जवाब। जवाब के लिए हो जाइए रेडी। ठीक है, अब देखते हैं खरीफ फसल। पहले देखेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल का समझिए अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि खरीफ फसल को हम बरसात के समय बोते हैं, क्योंकि इन फसलों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। देखिए बेटा, लिखा सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। लिखा सब है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और समझते हुए चलिए, वही आपके लिए सीख है। बाकी तो आप सभी नोट वगैरह तो कर ही सकते हैं, मैंने बोला रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अच्छे से समझिए। एक बार समझ लिया, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। हर क्वेश्चन आपके एक एक क्वेश्चन बनेंगे, और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, बताऊंगा मैं नहीं, मैं आपसे पूछूंगा और आप देखिएगा आप सभी सही आंसर देंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं क्या है खरीफ क्रॉप्स। तो सिंपल सा है कि जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो पानी कब
होता है बरसात में। तो ये इन फसलों को बरसात के समय बोया जाता है, जून टू जुलाई, अगस्त, है ना। मतलब ये नॉर्मल टाइम पीरियड बता रहा हूं कि मेनली जून से जुलाई और कई बार अगस्त में भी इनको बोया जाता है। ठीक है, इनको अब बरसात के समय बो दिया गया। इनको काटा कब जाता है? ठंड, जब ठंड स्टार्ट होती है। ठीक है, इनको मतलब कि सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इनको काट लिया जाता है। बोया जाता है बरसात के स्टार्टिंग में और काटा जाता है जब ठंड स्टार्ट होती है। तब पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तभी तो इनको बोया जाता है। कब कब बताइए? इनका सोविंग टाइम यानी बोने का समय कब है? जून टू जुलाई। हार्वेस्टिंग टाइम है जब ठंड की स्टार्टिंग में। इसका वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ क्रॉप्स है? डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पूछ लिया जाएगा, बताइए धान खरीफ फसल है या फिर रबी फसल? तो यानी खरीफ क्रॉप है या रबी, तो आपको बताना है। तो देखिए यहां पे खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल हम देख ले। धान, जिसे हम कहते हैं पैडी, मक्का यानी मेज, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा। ठीक है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ज्वार एंड मिलेट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नोट कर लीजिएगा बिल्कुल कि ये सभी किसके? खरीफ क्रॉप के एग्जांपल है। ठीक है, यहां पे दिख भी रहे हैं, देखिए क्रॉप्स के कुछ फोटो दिख रही है आपको शानदार। ठीक है, यहाँ पे कपास का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते धान का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, यहाँ धान हो गया और यहाँ पे और कुछ फसलें बोई गई हैं जो खरीफ क्रॉप्स है। धान मतलब ऐसा होता है, देखिए धान यानी पैडी, धान को जब हम उसके छिलके को निकालते हैं उसमें से चावल निकलता है। ठीक है, जैसे ऐसा मैं आपको बताऊं, देखिएगा ध्यान से, ऐसा कुछ रहता है, ऊपर की ऐसी लेयर होती है ऐसे। ठीक है, ऐसी, अब इसमें चावल होते हैं, ऐसा ऐसे बीच में चावल होता है ना, ऐसा। तो धान जो होता है उस फिर उसमें से चावल निकलता है आपका, राइस। क्लियर? हाँ, आप सभी को होमवर्क दूंगा मैं, घबराइए मत, होमवर्क तो मिलेगा ही। होमवर्क मिलेगा बेटा, होमवर्क मिलेगा। चलिए, अब ये हो गई, हमने बात कर ली खरीफ क्रॉप्स की। अब रबी क्रॉप्स देखें, रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल, रबी की फसल को बोने का समय क्या है? देखिए खरीफ में पानी की आवश्यकता ज्यादा है। कौन कौन सी फसलें हमने देख लिया, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब जो रबी क्रॉप्स होती है उनके बोने का समय कब होता है? ये होता है ठंड के स्टार्टिंग में। जब खरीफ क्रॉप के हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब इसके सोविंग का टाइम होता है, किसके? रबी क्रॉप्स की। और इसके हार्वेस्टिंग का टाइम कब होता है? गर्मी के समय, यानी मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। समझ में आ रहा है? जो खरीफ क्रॉप्स होती है उसमें पानी की आवश्यकता, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, लेकिन रबी क्रॉप्स में वाटर रिक्वायरमेंट होता है कम। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि धान जो है वो खरीफ क्रॉप है, लेकिन वीट यानी गेहूं जिससे आप सभी रोटी खाते हैं, है ना। ठीक है, तो गेहूं यानी वीट आप कौन सी फसल है? रबी क्रॉप्स है। ग्राम चना, ठीक है, पी यानी मटर, सरसों, अलसी। समझ में आ रहा है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये अलसी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इंसिड, है ना। ये किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के, रबी फसल के एग्जाम्पल हैं। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसको ऐसा याद कर सकते हैं, रवि, रवि यानी सूर्य। तो यहाँ पे गर्मी के मौसम में काटा है, सनलाइट, सन की जरूरत पड़ती है, तो देखिए सनलाइट गर्मी के मौसम में उसे काटा जाता है ना। और खरीफ, खरीफ की फसल याद रखिएगा, इसको एक लिस्ट बना लीजिएगा ना कि खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है। ठीक है, रवि क्रॉप कौन कौन सी है, और बहुत सारे प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट में एग्जांपल मिलेंगे। अब देखिए, अब जायद क्रॉप की बात करें कि जायद क्रॉप क्या होती है, तो समझिए इसके बोने का समय क्या होता है? बोने का समय होता है मार्च अप्रैल में। आप समझिए, पहले खरीफ फिर रवि, अब रवि के बाद रवि की फसलों को काट लिया गया, तो मतलब समझिए आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रवि क्रॉप्स एंड सोविंग बिफोर द खरीफ क्रॉप, मतलब कि रवि फसल जो है, रवि क्रॉप्स है, उसको काटने के बाद और खरीफ फसलों को बोने से पहले। तो खरीफ फसलों को कब बोया जाता है? जून जुलाई, जब पानी गिरना स्टार्ट होता है। और रवि की फसलों को कब काटा जाता है? अप्रैल मई, जब गर्मी के समय। तो उसके बीच के पीरियड में, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक, बीच में इस फसलों को यानी जायद फसलों को बोया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी गर्मी के मौसम में ही तो आपको मिलते हैं ना।
अभी देखिए गर्मी का मौसम है तो आपको खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब खाने को मिल रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए तो ये सभी चीजें हो गई, ठीक है ना। ये सोविंग टाइम। उनका हार्वेस्टिंग टाइम कब होगा? हार्वेस्टिंग टाइम जब होगा जून जुलाई में हो जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो जो खरीफ की क्रॉप्स होती है उनको बोया जाता है, उनका सोविंग टाइम होता है। तो ये जो जायद क्रॉप्स है उनको यहां पे काटा जाता है। ठीक है, चलिए। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। पानी की आवश्यकता मीडियम, मतलब समझिए खरीफ क्रॉप में पानी की आवश्यकता ज्यादा, रबी में कम, और जायद में मीडियम टू हाई, मतलब कि मीडियम से हाई, है ना, कम नहीं, मीडियम पानी चाहिए या मीडियम से हाई की ओर इनको पानी चाहिए। क्योंकि देखिएगा जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है उससे पहले पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, उस समय गर्मी रहती है, थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है ना। तो इन फसलों को मीडियम टू हाई वाटर की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल्स देखें तो कुकम्बर, ठीक है, यानी कि ककड़ी आपका, पंपकिन यानी कद्दू, बिटर गार्ड करेला, वाटरमेलन, ये सभी क्या है, जायद क्रॉप्स है। ये सभी क्या है, जायद क्रॉप्स है। हाँ बिल्कुल, 2-2.5 महीने में हो जाती है, जल्दी से हो जाती है। ये जो फसलें हैं जल्दी से हो जाती है, जल्दी से बो दी जाती है, और ये हार्वेस्टिंग इनका कटने का समय भी जल्दी हो जाता है ना। कुछ कुछ स्टार्टिंग से, मार्च के स्टार्टिंग से ही बो दिया जाता है, 1-1.5 महीने में ये रेडी भी हो जाती है। हाँ, जो आपके पास समझिए एनसीईआरटी क्लास 8 का, एनसीईआरटी क्लास 8, एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की जो बुक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, बिल्कुल वही सिलेबस है, वही हमको अच्छे से पढ़ना है, वही आपको समझाने आया हूं। जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल की जो पढ़ाई करते हैं उसमें लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, वन लाइनर आंसर होते हैं, इस टाइप के। लेकिन हमको यहाँ पे तो क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, 4 ऑप्शंस होंगे, पढ़ना है, समझना है ना। तो उन चीजों के लिए हम आपको रेडी करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ, जो कॉपी बनाएंगे उसमें लिखना जरूर है। अभी बेसिक लिखते चलिए, फिर क्लास हो जाए तो एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि देखिए साइंस हो गया, जीके हो गया, ये सब में हमको ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो देखिए मैं चाहूं तो आपको नोट से दे सकता हूं जो लिखा हुआ, लेकिन नहीं बेटा, उससे क्या होगा कि आप सभी पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है ना, नहीं पढ़ते आप सभी, मैं करके देख चुका हूं पहले। रिजल्ट आपका तभी आएगा जब आप खुद से पेन चलाएंगे। पेन चलाना बहुत जरूरी है, खुद से मेहनत करेंगे, समय देंगे, तभी तो आप सेलेक्ट होंगे ना। तो आप खुद से उसमें मेहनत कीजिएगा। और ये जल्दी पकने वाली लिखा भी तो है, दीज आर द अर्ली मेच्योरिंग क्रॉप्स, मतलब जल्दी पक जाती है, बहुत जल्दी पकने वाली फसलें हैं। हो गया क्लियर? यहां तक हमने देखा खरीफ क्रॉप्स, इसके बाद है रबी क्रॉप्स, फिर जायद क्रॉप्स। चलिए अब थोड़े फसलों के प्रकार भी देख लें, फसलों के प्रकार भी देखें, ठीक है। जैसे कि फूड क्रॉप, फूड क्रॉप का मतलब क्या है बेटा, खाद्य फसलें। ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनका उद्देश्य क्या रहता है, जिनको हम केवल खाने के लिए, ठीक है, भोजन के रूप में खाने के लिए उगाते हैं, जिनकी फार्मिंग हम क्यों करते हैं, जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में खाने के लिए कर सके। जैसे गेहूं, चावल, यानी कि यहां पे धान, ठीक है, धान, मक्का, बाजरा, दाल, ये सब तो हमको बेसिक नीड ही है बेटा। हम खाना डेली खाएंगे तो दाल चावल रोटी तो होंगी उसमें, और सब्जी, सीजनल कोई सब्जी हो जाएगी। ये तो मतलब समझिए डेली हमको ही खाना है, दाल चावल रोटी और जो सब्जी है, यही तो खाते हैं। बताइए कुछ अलग खाते हैं क्या? बताइए कोई है ऐसे बच्चे जो दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा भी कुछ और अलग खाता हो डेली? मैं डेली की बात कर रहा हूं, जो भी बात करेंगे नॉर्मल टर्म में। ऐसा नहीं कि एक आध दिन आपने जाकर पिज्जा खा लिया, या एक आध दिन चॉकलेट खा ली, बिस्किट खा लिया, उसको कंसिडर। आप बिस्किट भी किससे बन रहा है बताइए? आपका कुछ बिस्किट गेहूं से बने होते हैं, है ना, वही सब चीजें खा रहे हैं आप सभी। पनीर, अच्छा पनीर, अच्छा पनीर आपको कहां से मिल रहा है? एनिमल, एनिमल से क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है, मिल्क से फिर पनीर आपका बन रहा है ना। चिकन कह रहे हैं। तो देखिए इंसान अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है, तो हम ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और साथ में एनिमल्स पे भी तो डिपेंडेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, जीवन जीने के लिए इंसान को भोजन चाहिए, भोजन के लिए इंसान क्या है, जो मनुष्य है वो है हेटरोट्रॉपिक, यानी परपोषी, परपोषी पोषण करता है। अपने पोषण के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, एनिमल और प्लांट्स पे। वही तो बताया बेटा, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए कुछ क्रॉप्स होती है फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें, जिनको हम केवल खाने के लिए उगाते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। और कुछ जो फसलें होंगी वो होती हैं नॉन फूड क्रॉप,
मतलब जैसे ऐसे कौन कौन सी फसलें हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, जरा बताइए। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, कोई बता पाएगा? कुरकुरे मस्त लगता है, अच्छा डेली डेली ये सब नहीं खाना, अभी मैंने सिखाया ना, बैलेंस डाइट होना चाहिए, है ना, मतलब कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, फाइबर, सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ कॉटन, चलिए बहुत बढ़िया, आप ही बताइए मुझे। ठीक है कॉटन, और बोलिए, और बताते चलिए, चलिए जल्दी से, और बोलिए। जूट, हाँ चलिए जूट लिख लिया मैंने, रबड़ भी लिख देता हूं, और कुछ, और बोलिए। फाइबर, हाँ चलिए फाइबर, रेसे वगैरह, है ना। ये सभी जो क्रॉप्स है बेटा, ये सभी जो क्रॉप्स हैं, ये नॉन फूड है, खाने के लिए थोड़ी करते, कॉटन थोड़ी खाते हैं, तो हम वस्त्र उद्योग में यूज करते हैं। जूट हो गया रस्सी वगैरह बनाने के लिए, रबड़ हो गई, ठीक है, फाइबर हो गए, ठीक है, ये नॉन फूड है, मतलब कि ये खाद्य फसल नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखें कैश क्रॉप। अब कुछ ऐसे फसलें होती हैं जिनका उत्पादन हम केवल बेचने के लिए करते हैं, बाजार में बेच के पैसा कमाने के लिए। इनका मेन उद्देश्य क्या रहता है? बाजार में उनको बेचकर लाभ कमाना। इसको हम पर्सनल यूज के लिए नहीं करते, कि हमको खुद के यूज के लिए हम इसका प्रोडक्शन नहीं करते, उत्पादन नहीं करते इन क्रॉप्स का। इन मेन उद्देश्य क्या रहता है? पैसे कमाना, लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं देखते हैं। तो यहां पे है गन्ना। अब जैसे आप गन्ने का उत्पादन करेंगे, तो गन्ने से आप शक्कर खुद बनाएंगे क्या घर में? नहीं, गन्ने को बेच देंगे। ठीक है, आपका मेन उद्देश्य रहेगा क्या? मेन उद्देश्य रहेगा पैसे कमाना। तो जैसे सुगर कैन, ग्राउंड नट, ठीक है, सनफ्लावर, टोबैको, कॉटन, ठीक है, ये सभी क्या है? कैश क्रॉप है। इनका उत्पादन हम करते हैं किस रूप में? पैसे कमाने के लिए। हाँ अभी बताऊंगा। एक होता है बेटा क्या? कैश क्रॉप, और एक होता है प्लांटेशन क्रॉप। वृक्षारोपण फसलें भी होती है। दोनों में क्या अंतर है अभी मैं समझा दूंगा, घबराइए मत। ठीक है, कैश क्रॉप जो जिनका उद्देश्य क्या रहता है? पर्सनल यूज के लिए नहीं, इसका उद्देश्य हम बाजार से पैसे कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, प्लांटेशन क्रॉप यानी वृक्षारोपण फसलें। ये भी क्या है? ये एक प्रकार के व्यवसायिक कृषि है, व्यवसायिक खेती है, मतलब कमर्शियल फार्मिंग है। इसका उद्देश्य भी क्या है? लाभ कमाना ही है। ठीक है, लेकिन ये इसमें अंतर क्या है? ये एक प्रकार की व्यवसायिक खेती जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षों और झाड़ियों के रूप में उगाई जाती है। यह भी क्या है? व्यवसायिक खेती ही है। बड़े पैमाने इसमें देखिए वृक्ष होंगी, झाड़ियों के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य डायरेक्ट है कि ये पैसे कमाने के लिए जो फसलें उत्पादन की जाती है उसे हम कहते हैं कैश क्रॉप। और ये क्या है? इसका उद्देश्य भी क्या रहता है? कमर्शियल फार्मिंग होती है भी। जो क्रॉप्स होती है उनको ट्रीज के रूप में, ठीक है, इसका श्रब्स के रूप में यानी झाड़ियों के रूप में उगाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कॉफी, ठीक है, कॉफी के देखिए बड़े बड़े ऐसे होते हैं। ठीक है, नारियल हो गया, चाय हो गई, काजू और रबड़। ठीक है, कॉफी, कोकोनट, टी, कैसियो, रबड़, ये सभी। दूसरे वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम है बेटा वृक्षारोपण फसलें। पहला क्या है देखिए, फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें। ठीक है, और दूसरा नॉन फूड क्रॉप जिसे हम खाने के लिए नहीं उगाते। ठीक है, और इसके बाद देखिए फिर कैश क्रॉप मतलब नकदी फसलें, बाजार में बेचकर पैसे कमाने के उद्देश्य से। और ये वृक्षारोपण फसलें, ये भी कमर्शियल है ना, कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्रॉप्स को झाड़ियों के रूप में और वृक्षों के रूप में, ठीक है, उगाया जाता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर नकदी फसलें और प्लांटेशन क्रॉप जो है, नकदी नकदी फसलें और ये वृक्षारोपण फसलें, दोनों सिमिलर तो लग रहा है। तो बेटा बिल्कुल सही बात है। क्या है? यहां पे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे इसको नोट कर लीजिए। एवरी प्लांटेशन क्रॉप्स कैन बी अ कैश क्रॉप। ठीक है, बट नॉट
बट नॉट एवरी कैश क्रॉप। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। क्या लिखा है मैंने? एवरी प्लांटेशन क्रॉप, मतलब जितनी भी जो प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण फसलें होती हैं वो कैश क्रॉप यानी नकदी फसलें हो सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बट नॉट एवरी कैश क्रॉप कैन बी अ प्लांटेशन क्रॉप, मतलब कि कहने का मतलब है कि जितनी भी वृक्षारोपण वाली फसलें हैं, जितनी भी वृक्षारोपण वाली जो फसलें हैं वो कैश क्रॉप यानी नकदी नकदी फसल हो सकती हैं। मतलब कि कैश क्रॉप हो सकती है, जितने भी प्लांटेशन क्रॉप है वो कैश क्रॉप हो सकती है, लेकिन जितनी भी कैश क्रॉप है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहां पे बात हो रही है प्लांटेशन क्रॉप, जो भी है, जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप है वो कैश क्रॉप होंगी, लेकिन जितनी कैश क्रॉप है जितनी भी वो प्लांटेशन क्रॉप हो वो ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, हाँ नोट कर लीजिए ना। हिंदी वाले बच्चे सिंपल सा लिख लीजिए बेटा, इतना भी नहीं आपको। देखिए यहां लिखा हुआ इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता देता हूं। ठीक है, लिखिए प्रत्येक वृक्षारोपण फसलें नकदी फसलें हो सकती है। प्रत्येक वृक्षारोपण फसलें नकदी फसलें हो सकती हैं, पर प्रत्येक नकदी फसलें वृक्षारोपण फसलें नहीं हो सकती। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक और बच गया था, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। आपने देखा होगा ना, आसपास आपके कुछ अंकल होंगे, दीदी होंगे, भैया होंगे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होंगे, है ना, बागवानी विभाग। तो बागवानी का मेन उद्देश्य क्या है? सब्जियों का उत्पादन करना, फ्लावर्स का उत्पादन करना, फ्रूट्स का उत्पादन करना, वहां पे यही है। ठीक है ना? तो इट्स रिफर टू द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का, फ्लावर सब्जी मतलब कि फूलों का, वेजिटेबल सब्जियों का उत्पादन करना, ये किसके अंतर्गत आता है? हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी फसलों के अंतर्गत आता है। इसमें हम फलों का, फूलों का, सब्जियों की खेती करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता है, जो भी फल हो गए, फूल हो गए, देखा होगा ना, फल के जो पौधे वगैरह आप लेके आते हैं, या फिर जो फूल होते हैं, फूल भी देखिएगा कहीं कहीं पे बिकते हैं ना, ठीक है, नर्सरी वगैरह में उसको लेकर आते हैं। तो ये सभी का उत्पादन हॉर्टिकल्चर में ही होता है। ठीक है, सब्जियां होती हैं, उनके जो बीज होते हैं या फिर आपका जो थोड़े बड़े पौधे हो जाते हैं उसको यहीं से लेकर आया जाता है। कहां से? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। ये तो हॉर्टिकल्चर में क्या है? फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन। ठीक है ना? चलिए, तो हमने यहां तक चीजों को कर लिया कंप्लीट। अब एक बार हाँ ये भी देख लेते हैं ना। चलिए ये भी देख लेते हैं, इसके बाद बाकी क्रांति वगैरह तो कल देख लेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या है? सेरिकल्चर, है ना? जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? कृषि, खेती। हाँ एप्पल एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल। अब मतलब देखिए ना, फलों का, फूलों का, सब्जियों का उत्पादन क्या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। हाँ टाइम हो गया बेटा, रुकिए, है ना, इतना भी जल्दीबाजी नहीं है, पढ़िए अभी। चलिए, तो सेरिकल्चर हिंदी में लिख लीजिएगा, सेरिकल्चर। यहां लिखा हुआ है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क को क्या है? रेयरिंग ऑफ, मतलब कि रेशम कीट का पालन करते हैं, किसके लिए? रेशम के उत्पादन के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? रेशम। सेरिकल्चर, है ना? सेरिकल्चर का मतलब है कि हम सिल्क वॉर्म मतलब रेशम कीट का पालन करते हैं, किस लिए? रेशम के उत्पादन के लिए। ठीक है, इसके देखिए पीसी कल्चर सुना होगा। पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर होता है बेटा ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश, मतलब कि मछली पालन है पीसीकल। ठीक है, पीसी कल्चर मतलब कि मछली पालन। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर, अभी बताया, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड प्लांट्स, फ्लावर, इसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। इसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो खेती पता ही है ना, जो हम क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स, इसमें पशुपालन भी आता है। देखिए मैंने बोला ना, एग्रीकल्चर कृषि के अंतर्गत क्या है? फसल, जो क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन तो आता ही है, साथ में एनिमल उनका भी पालन आता है। इसका देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एपीकल्चर से मतलब है मधुमक्खी का पालन या फिर रेशम का उत्पादन या फिर मछली उत्पादन, तो आपको बताना है ना यहाँ पे
एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन, है ना, हनी बीस। इसका वीटिकल्चर मतलब अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को हम कहते हैं वीटिकल्चर, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर का उत्पादन यानी कि फूलों का उत्पादन, फूलों की खेती, है ना। प्रकाश पाटीदार, प्रकाश अनस, ठीक है। इसका देखिए, इसका एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर एक्वेटिक वातावरण मतलब जल ही जीवन की बात हो रही है, जली जीवन की, ठीक है। तो रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स मतलब कि जो एक्वेटिक जलीय जो जंतु होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनका पालन करना, ठीक है। जैसे उससे संबंधित है एक्वाकल्चर, फिश मछलियां, ठीक है, प्रॉन्स। इसके बाद देखिए सीवीड, ठीक है। जैसे जो झींगा होता है ना, झींगा मछलियां, झींगा, इनकी बात हो रही है यहां पे। इसके बाद है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो सिल्वीकल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, मतलब कि जंगल में जो वृक्ष होते हैं, जंगल वृक्ष मतलब कि जंगल वृक्ष की, वन वृक्ष की खेती और उसका मैनेजमेंट करना, क्या है ये, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हेलीकल्चर, हेलीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ स्नेल्स। स्नेल को क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल, स्नेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, शायद घोंघा होता है क्या, हाँ घोंघा होता है स्नेल, स्नेल होता है ना। रियरिंग ऑफ स्नेल्स फॉर कमर्शियल यूज, व्यवसायिक यूज के लिए उसका उपयोग किया जाता है। शायद स्नेल का मतलब घोंघा होता है, घोंघा। किसने किसने घोंघा देखा है बताइए, समझ में आ रहा है। तो ये हेलीकल्चर क्या है, रियरिंग ऑफ स्नेल्स, घोंघा का पालन। इसका एक्वाकल्चर में क्या है, प्रॉन्स मतलब ये झींगा होता है, झींगा मछलियां होती है ना, ठीक। हाँ देखा है आप सभी ने घोंघा, चलिए ठीक है, स्नेल्स। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया कि कुछ कल्चर जैसे सेरिकल्चर, स्पीसीकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, है ना, विटिकल्चर, क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी आप अच्छे से आपने समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। एक बार अभी कुछ समय के बाद मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लेक्चर भी देख सकेंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आगे हम पढ़ेंगे, अभी चैप्टर्स में बहुत कुछ बचा हुआ है, आगे पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर मजे से ऐसी तरीके से हर चैप्टर पढ़ेंगे। बोलिए सबको सब कुछ समझ में आ गया, जितनी भी बातें बताई, जितनी भी बातें सिखाई, सब कुछ क्लियर है, जल्दी से एक बार बता दीजिए, है ना। सभी बच्चे एक बार बोलिए मजा आ गया, हाँ एक बार लिख दीजिए सभी बच्चे, चैट में कमेंट में लिख दीजिए सभी बच्चे, सर जी मजा आ गया, जो भी बताया सब कुछ समझ में आ गया, है ना। इसी तरीके से पढ़ेंगे, यानी जीरो से हीरो, शून्य से शिखर तक का जो आपका सफर है उसको हमने यहां से स्टार्ट किया है ना। हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत हमको नहीं हारना। मैं हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं तो आपको बताता हूं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जो चीज एक बार कभी कभी लगे कोई नई चीज हो समझ नहीं आ रही, उसको प्रयास कीजिए ना, खुद से मेहनत कीजिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो आपके लेवल वाले बच्चे ही तो पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना। मजा आ गया ना। चलिए फिर कल की क्लास में जुड़िएगा। अच्छा आप सभी के लिए होमवर्क चाहिए, अच्छा मुझे ये बताइएगा, होमवर्क है आपका, धान का कटोरा किसे कहते हैं, ठीक है। होमवर्क है आप सभी के लिए, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। धान का कटोरा किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर, गुड नाइट सभी को, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।